हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ यूपीएससी ईपीएफओ जीएसटी का पेपर। आज का जो वीडियो है वो राजभाषा हिंदी प्रश्नोत्तरी पर है। पहले भी हमने इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, साथ साथ रिवीजन भी। आज फिर हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन हो पाए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सीधा प्रश्न से शुरू कर रहे हैं हम। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, तीसरा 14 सितंबर 1947 या फिर 26 जनवरी 1949। इसका जो सही आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को कब अंगीकृत किया था? जो संविधान सभा है, संविधान के प्रारूप को कब अंगीकृत किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला है 26 नवंबर 1949, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 14 सितंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा के निर्धारण के लिए संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई थी? इसमें बताना है आपको कि भारत संघ की राजभाषा के निर्धारण के लिए संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई थी? ऑप्शन देखिए, 3, 2, 1 या 4। इसका सही जवाब है 3 बहस हुई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। अब इसके ऑप्शन देखिए, 31 जुलाई 1956, 7 जून 1955, 27 अप्रैल 1960 या फिर 3 मई 1960। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब आपको इसमें अध्यक्ष बताना है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है बीजी खेर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बीजी खेर। नेहरू, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है बीजी खेर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बीजी खेर। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया था? जो राजभाषा आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन है माननीय राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 1 मार्च 1971 को, 3 मई 1960 को, 27 अप्रैल 1960 को या फिर 31 जुलाई 1956 को। इसका सही आंसर है 31 जुलाई 1956 को राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें आपको बताना है कि गठित राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खेर, ग पुरुषोत्तम दास टंडन, घ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो है गठित राजभाषा समिति के अध्यक्ष। प्रश्न है, राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा आदेश कब जारी किए गए थे? जो राजभाषा समिति के प्रतिवेदन है माननीय राष्ट्रपति द्वारा आदेश कब जारी किए गए थे आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 31 जुलाई 1958, दूसरा
27 अप्रैल 1960, ग 1 मार्च 1971 या फिर 3 मई 1960। इसका सही जवाब है ख, यानी कि 27 अप्रैल 1960 को राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी है? जो भारत संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी है, यह आपको बताना है। पहला है गुरुमुखी या रोमन या फिर देवनागरी। यह आप सभी को पता होगा, जो देवनागरी है वो भारत संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है? प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, क अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 351। अगर आपने इसके उपबंधों और अनुच्छेदों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 348 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही है। अगला प्रश्न है, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किए जाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न को समझिए, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किए जाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अनुच्छेद 343(1) में भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किए जाने का उल्लेख संविधान के में दिया गया है। अगला प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक माननीय उच्चतम न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में किए जाने की अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद में की गई है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348 या फिर अनुच्छेद 343। तो जो ग है अनुच्छेद 348, इसी में बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक माननीय उच्च न्यायालय में सभी जो कार्यवाहियां होंगी अंग्रेजी भाषा में किए जाने की अपेक्षा संविधान के अनुच्छेद में इसको संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसार और विकास संबंधी अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसार और विकास संबंधी अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इसमें आपको अनुच्छेद बताना है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 347 या फिर अनुच्छेद 350। क यानी अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार और विकास संबंधी अपेक्षा संविधान में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या है? इसमें आपको अनुपात बताना है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। ऑप्शन देखिए, 10-20, ख 20-10, ग 15-15, घ 10-10। ऑप्शन है 10:20, 20:10, 15:15 या फिर 10:10। इसका जो ऑप्शन नंबर ख है वो सही है, यानी कि 20:10 दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात है।
अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? जो हिंदी है उसे भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 14 सितंबर 1949 को, या फिर 14 सितंबर 1950 को, या 14 सितंबर 1963 को, या फिर 14 सितंबर जाता है। जो हिंदी दिवस का आयोजन है प्रत्येक वर्ष यानी हर साल किस तारीख को किया जाता है? ये बहुत ही मामूली सा सवाल है, ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देखिए, 28 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, या फिर 12 सितंबर। इसका जो उत्तर नंबर खा है वो सही है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि यूपीएससी ये जेटीएच का पेपर है, तो इसमें अनुवाद से संबंधित तो प्रश्न आएंगे। उसी में से एक प्रश्न ये भी बना है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन देखें, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, या फिर 30 सितंबर को, या 26 नवंबर को। इसका सही आंसर है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के संदर्भ में हिंदी का अर्थ किस लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी से है? अब आपको इसमें लिपि बतानी है कि राजभाषा हिंदी के संदर्भ में हिंदी का जो अर्थ है किस लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी से है। ऑप्शन देखिए, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी। ऑप्शन में जो रोमन, गुरुमुखी, फारसी है, ये तो इसका बिल्कुल ही गलत जवाब है। देवनागरी ही ऐसा है जो हिंदी की लिपि कही जाती है और इसी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ से कितने वर्षों की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का पूर्वत प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया था? प्रश्न कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से कितने वर्षों की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का पूर्वत प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर अनिश्चित काल तक। इसका ऑप्शन नंबर ख सही है, 15 वर्ष तक निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखे जाने संबंधी संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया था? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखे जाने संबंधी संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया था? ऑप्शन है 10 अगस्त 1946, 14 जुलाई 1947, 1 जनवरी 1947, या फिर 15 जुलाई 1947। इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। 15 जुलाई 1947 को संविधान में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखे जाने संबंधी संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी शब्द रखे जाने वाले संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? पहले तो आपको ये बताना था कि कब रखा गया था। अब वही प्रश्न में ये बताना है कि संविधान में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी जो शब्द रखे गए थे उससे संबंधित संशोधन प्रस्ताव पक्ष में कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन है 63, 32, 47 या 52। ऑप्शन नंबर का यानी 63 वोट इसके पक्ष में पड़े थे। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखे जाने संबंधी संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? पहले हमें इसके पक्ष में बताने थे, अब हमें बताना है कि इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े थे। ये हर बार ही प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान से इसे देखिए। ऑप्शन है 63, 32, 52, 47। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 32 वोट पड़े थे इसके विपक्ष में और पक्ष में पड़े थे 21, यानी कि ख यानी 63 पड़े थे
इसके पक्ष में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये तो बहुत ही आम सवाल है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन देखिए, 28, दूसरा 18, तीसरा 22 या फिर घ 16। ऑप्शन नंबर ग 22 भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के सदस्य डॉक्टर अमरनाथ भान की मृत्यु के उपरांत किसे राजभाषा आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसमें आपको सदस्य बताना है। जो राजभाषा आयोग के सदस्य डॉक्टर अमरनाथ भान की मृत्यु के उपरांत किसे राजभाषा आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सेठ गोविंद दास, PS देशमुख, देशबंधु गुप्ता। ऑप्शन नंबर का यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है, इन्हें मनोनीत किया गया था डॉक्टर अमरनाथ भान की मृत्यु के उपरांत। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? फिर से प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है, अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो राजभाषा आयोग है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 7 जून 1955, 31 जुलाई 1956, ग 15 से 16 जुलाई 1955 या फिर 3 सितंबर 1955। ऑप्शन नंबर ग सही है। 15 से 16 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के सचिव कौन थे? अब आपको इसमें सचिव बताना है। जो राजभाषा आयोग के थे वो कौन थे? ऑप्शन देखिए, सुधाकर द्विवेदी, NK महाजन, कृष्ण कुमार ग्रोवर, SG बर्वे। ऑप्शन नंबर घ सही है, यानी SG बर्वे राजभाषा आयोग के सचिव थे। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसमें आपको वो बैठक बताना है जो अंतिम थी वो कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 31 जुलाई 1956, 25 जुलाई 1956, 3 सितंबर 1955 या फिर 3 सितंबर 1957। ऑप्शन नंबर ख 25 जुलाई 1956 राजभाषा आयोग की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? इसमें आपको आयोग के सदस्य बताने हैं कि कितने थे। ऑप्शन देखिए, 19, 22, 21, 16। ऑप्शन नंबर ग सही है। 21 सदस्य जो थे वो राजभाषा आयोग में थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को कब सौंपी थी? क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को कब सौंपी थी? ऑप्शन देखिए, 3 सितंबर 1955, 3 सितंबर 1957, 31 जुलाई 1956 या फिर 16 नवंबर 1957। उत्तर नंबर ग सही है। 31 जुलाई 1956 को राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न ये था कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घ सही है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहले तो आपको इसमें अध्यक्ष बताना था कि कौन थे प्रथम। अब आपको ये बताना है कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 16 नवंबर 1957, 3 सितंबर 1957, 31 जुलाई 1956 या फिर 3 सितंबर 1955।
ऑप्शन नंबर का सही है 16 नवंबर 1957 को राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को कब सौंपी थी? जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को, वो डेट बताना है और सन बताना है आपको कि कब सौंपी थी। ऑप्शन देखिए 16 नवंबर 1957, 8 फरवरी 1959, 3 सितंबर 1957, 31 जुलाई 1956। ऑप्शन नंबर खास सही है, 8 फरवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी माननीय राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में बहस कब हुई थी? अब आपको ये बताना है कि जो लोकसभा में बहस हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन देखिए 15 से 16 जुलाई 1955, 3 फरवरी 1959, 2 से 4 सितंबर 1959 या फिर 9 सितंबर 1959। ऑप्शन नंबर ग सही है 2 से 4 सितंबर 1959। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर राज्यसभा में बहस कब हुई थी? पहले तो आपने इसमें लोकसभा का बहस बताया कि रिपोर्ट तैयार करने के बाद कब हुई थी। अब इसमें आपको ये बताना है कि राज्यसभा में बहस कब हुई थी। तो सन देखिए इसका 16 नवंबर 1957, 3 फरवरी 1959, 2 से 4 सितंबर 1959 या फिर 9 सितंबर 1959। इसका ऑप्शन नंबर घ सही है, 9 सितंबर 1959 को राज्यसभा में बहस हुई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान कब दिया था? अब इसमें आपको ये बताना है कि जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था इसको लेकर वो कब दिया था। तो ऑप्शन देखिए 4 सितंबर 1959, 3 फरवरी 1959, 2 से 4 सितंबर 1959 या फिर 9 सितंबर 1959। ऑप्शन नंबर का सही है, 4 सितंबर 1959 में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था। अब क्वेश्चन देखिए, बोडो, मैथिली, बोडो और संथाली भाषा को संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ये जो भाषाएं शामिल हुई है 8वीं अनुसूची में, तो वो किस संशोधन के तहत शामिल हुई है ये आपको बताना है। तो संशोधन देखिए 92वां संशोधन, 93वां संशोधन, 91वां संशोधन या फिर 90वां संशोधन। ऑप्शन नंबर का सही है, 92वां संशोधन के तहत बोडो, मैथिली, बोडो संथाली भाषा को संविधान के संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन देखिए, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? वर्ष देखिए 2008, वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2010। ऑप्शन नंबर खास सही है, वर्ष 2003 को संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस विदेशी भाषा को शामिल किया भाषा है जिसको शामिल किया गया था? ऑप्शन देखिए, नेपाली, अंग्रेजी, पुर्तगाली या मंदारिन। इसका ऑप्शन नंबर का सही है। आप सभी को पता होगा कि संविधान की अनुसूची में नेपाली भाषा भी है जो विदेशी भाषा के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा नीति संबंधी उपबंध संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? संघ की राजभाषा नीति संबंधी उपबंध संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन में भाग देखिए, भाग 5 120 के तहत, भाग 6 210 के तहत, भाग 17 या फिर तीनों।
इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। भाग 5 120, भाग 6 210, भाग 17 ये तीनों ही शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही जनरली क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 3 सितंबर, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर घ सही है। आप सभी को पता होगा कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया था। जो राजभाषा अधिनियम है वो संसद में किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए वर्ष 1963, वर्ष 1965, वर्ष 1950 या फिर वर्ष 1961। ऑप्शन नंबर का सही है, वर्ष 1963 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अधीन संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अधीन संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित होता है। तो ऑप्शन देखिए धारा 2(2) के तहत, धारा 5(5) के तहत, धारा 3(3) के तहत या फिर धारा 4(4) के तहत। ऑप्शन नंबर ग सही है, धारा 3(3) के तहत अपेक्षित होता है। अगला प्रश्न देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अधीन सौंपा गया है। हस्ताक्षर यानी कि साइन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अधीन सौंपा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए नियम 12, नियम 7, नियम 6 या नियम 4। जिन्होंने इसका नियम पढ़ा होगा उन्हें ये पता होगा कि इसमें इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, नियम 6 के अधीन सौंपा गया था। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन किया गया था। इसमें आपको धारा बताना है जिसके अधीन किया गया था। तो ऑप्शन देखिए धारा 3(1) के तहत, धारा 2(1) के तहत, धारा 5(1) के तहत या धारा 4(1) के तहत। ऑप्शन नंबर घ सही है, धारा 4(1) के तहत इसके अधीन किया गया था। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 किस तारीख से प्रभावित हुई थी। इसमें वो तारीख बताना है जिससे ये प्रभावित हुई थी। तो ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1963, 14 सितंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965 से प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(1) के तहत किस तारीख से प्रभावित हुई थी। वो तारीख बताना है जिससे 1963 की धारा 5(1) प्रभावित हुई थी। ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1965, 1 अक्टूबर 1976, 10 जनवरी 1965, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ग सही है, 10 जनवरी 1965 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(1) प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(2) किस तारीख से प्रभावित हुई थी। पहले आपने इसमें 5(1) का बताया था कि किससे प्रभावित हुई थी। अब आपको वही 5(2) को बताना है कि किस तारीख से प्रभावित हुई थी। तो ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1965, 14 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1965 या फिर 1 अक्टूबर 1976। ऑप्शन नंबर घ सही है, 1 अक्टूबर 1976 इस तारीख से प्रभावित हुई थी। क्वेश्चन देखिए बिहार राज्य
किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यदि आपने ये पढ़ा होगा क्षेत्रों के बारे में कि क्षेत्र क में कौन शामिल है, क्षेत्र ख में कौन शामिल है, क्षेत्र ग में कौन शामिल है, तो आपको ये पता होगा जो बिहार है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ख, ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन क। तो आपको ये पता होगा क्षेत्र क के अंतर्गत बिहार राज्य आता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जैसे कि आपने इसमें बिहार को बताया, वैसे आपको ये बताना है कि हरियाणा जो राज्य है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, क्षेत्र का, क्षेत्र ख, क्षेत्र ग, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ये तीनों क्षेत्र अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो इसका ऑप्शन नंबर का सही है उसमें हरियाणा राज्य आता है, जिसमें कि बिहार भी आता है और हरियाणा भी आता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूपीएससी जीएसटी में इस तरह से अनुच्छेदों से, संविधान से, प्रावधानों से सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसी प्रकार से ये हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस सेट था। तो आपको यदि ये सेट पसंद आया होगा तो मैं अगली रिवीजन सेट जल्दी लेके आऊँगी, और उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आई होगी। और जो भी आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ साथ इसे लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए और वो भी अपना रिवीजन कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली प्रश्नोत्तरी में। धन्यवाद।